सर इंडोर्समेंट प्रोसेस पे हमने ऐड किया था रूल 25। हिस्ट्री ऑफ एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे सर। 25 पे एंड कर दिया था। आज जो है स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन रूल 26 पढ़ेंगे। 26 तो पढ़ा हुआ था, शायद आप नहीं थे पिछले क्लास। सर 26 कंप्लीट किया था, 27 आज स्टार्ट करेंगे। ट्वेंटी सिक्स को रिपीट करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 26 को टच कर रहा है। 26 था कि जो कोर्ट जिसको डिग्री ट्रांसफर की गई है एग्जीक्यूशन के लिए, वो कोर्ट उस डिग्री की एग्जीक्यूशन स्टे कर सकती है, ताकि वो जो जजमेंट डेप्टर है, वो जो ट्रायल कोर्ट है, वो कोर्ट जिसने डिग्री पास की थी उस कोर्ट या जो अपीलेट कोर्ट है वहाँ से रुजू करके कोई स्टे या कोई ऑर्डर वगैरह अगर लेकर आ सकता है तो वो जाके लेकर आ जाए। और इस दौरान अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी अटैच की गई है तो उसको वो प्रॉपर्टी रेस्टोर कर सकती है। ठीक है। इसके बाद हम आते हैं सेक्शन 27 में। फिर 27 है कि लाइबिलिटी ऑफ जजमेंट डेप्टर डिस्चार्ज। नो ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन और डिस्चार्ज अंडर रूल 26 shall prevent the property or person of a judgment debtor from being retaken in execution of the decree sent for execution। अब ये कोर्ट जिसको डिक्री एग्जीक्यूशन के लिए भेजी गई है, वो बस इस बिना पे उसको स्टे कर रही है कि वो जजमेंट डेप्टर वहाँ कोर्ट में जाके रुजू करे और उससे अगर वहाँ से कोई रिलीफ लेकर आ सकता है तो लेकर आ जाए। अगर वहाँ उसने रुजू किया, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी उस कोर्ट से को रुजू किया या अपीलेट कोर्ट को, और वहाँ से उसको कोई रिलीफ नहीं मिला। ठीक है। तो अब 27 रूल ये बता रहा है कि जो उसकी प्रॉपर्टी रेस्टोर कर दी गई उसको, या उसको वो अगर कस्टडी में लिया गया था तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको दोबारा कस्टडी में नहीं लिया जा सकता या उसकी प्रॉपर्टी दोबारा अटैच नहीं की जा सकती। ठीक है। तो 27 रूल बता रहा है कि नो ऑर्डर ऑफ रेस्टिट्यूशन और डिस्चार्ज अंडर रूल 26। रेस्टिट्यूशन और डिस्चार्ज का जो रूल ऑर्डर है अंडर 26, वो प्रिवेंट नहीं करता द प्रॉपर्टी और पर्सन ऑफ ए जजमेंट डेप्टर फ्रॉम बीइंग रीटेकन, कि जो जजमेंट डेप्टर है उसको दोबारा कस्टडी में ले लिया जाए या जो उसकी प्रॉपर्टी है वो उसको अटैच कर दिया जाए इन एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री। रूल 28 है कि order of court which passed decree or of appellate court to be binding upon court applied to any order of the court by which the decree was passed or of such court of appeal as aforesaid in relation to the execution of such decree shall be binding upon the court to which the decree was sent for execution। अब अगर उस कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने डिग्री पास की थी उस कोर्ट या जो अपीलेट कोर्ट है उस कोर्ट ने अगर कोई ऑर्डर पास किया है, डिक्री को मॉडिफाई किया या जो भी ऑर्डर पास किया है, तो जिस कोर्ट को डिक्री भेजी गई है एग्जीक्यूशन के लिए उस कोर्ट पर उन कोर्ट का ऑर्डर बाइंड करता है, उसको इस कोर्ट को, एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को पाबंद करता है कि वो उस ऑर्डर्स पर अमल करे। स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन पेंडिंग सूट बिटवीन डिक्री होल्डर एंड जजमेंट डेप्टर।
रूल 29 बता रहा है, थोड़ा टेक्निकल है, इम्पोर्टेंट है कि वेयर अ सूट इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द होल्डर ऑफ डिक्री ऑफ सच कोर्ट on the part of the person against whom the decree was passed. The court may, on such terms as to security or otherwise as it thinks fit, stay execution of the decree until the pending suit has been decided. कि एक तो सूट ये था कि जिसमें एक जजमेंट डेप्टर हो गया है और एक डिक्री होल्डर है, और वो डिक्री उनकी जो है वो एग्जीक्यूशन के स्टेज पे आ गई है। अब एक और सूट चल रहा है उन दोनों पार्टीज के दरमियान सेम कोर्ट में या अदर कोर्ट में, सेम कोर्ट में, सॉरी एनी कोर्ट है, एनी कोर्ट। तो उस कोर्ट में ये जो जजमेंट डेप्टर है वो प्लेंटिफ है, और इस बात का इम्कान है कि वो जजमेंट डेप्टर जो है, जो कि दूसरे सूट में प्लेंटिफ है, वो अप्लाई करता है एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में कि इस बात का इम्कान है कि वो सूट मेरे हक में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिहाजा वो मेरे हक में डिसाइड हो जाएगा, तो ये एक आसानी हो जाएगी कि दोनों सूट, दोनों डिक्रीज को एडजस्ट कर दिया जाए। तो लिहाजा अब इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर दिया जाए। तो रूल 29 भी कह रहा है कि वेयर सूट इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट अगेंस्ट द होल्डर ऑफ ए डिक्री, कि डिक्री होल्डर के खिलाफ कोई सूट किसी और कोर्ट में पेंडिंग में है, ऑन द पार्ट ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम द डिक्री वाज पास्ड, उस शख्स की तरफ से जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है, मींस जजमेंट डेप्टर की तरफ से। The court may on such terms as to security or otherwise as it thinks fit stay execution of the decree. तो जो जजमेंट डेप्टर है उससे सिक्योरिटी वगैरह लेकर या किसी और टर्म के बिना पर इस डिक्री की एग्जीक्यूशन को स्टे कर सकती है until the pending suit has been decided, जब तक वो सूट पेंडिंग जो है वो जब तक डिसाइड ना हो। ऑब्जेक्ट इसका यही है कि दोनों के जो डिक्री है फिर एक ही एग्जीक्यूशन प्रोसेस में एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रूल 30 पर। रूल 30, डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी। Every decree for the payment of money, including a decree for the payment of money as the alternative to some other relief, may be executed by the detention in prison of the judgment debtor or by the attachment and sale of his property or by both. कि जो डिक्री है वो डिक्री है फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, वो सूट ही शायद इस तरह से था मनी का, रिकवरी ऑफ द मनी का, या जो रिलीफ ग्रांट किया गया वो अल्टरनेटिव रिलीफ ग्रांट किया गया है एज ए पेमेंट ऑफ मनी। तब ये पेमेंट ऑफ मनी की जो डिक्री है, ये रूल बता रहा है एग्जीक्यूट हो सकती है किस तरह से, जजमेंट डेप्टर को डिटेन करने से, या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच और सेल कर या दोनों ऑप्शन अडॉप्ट करके ये पूरा डिक्री एग्जीक्यूट की जा सकती है। रूल 31 है डिक्री फॉर स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब मोड्स बता रहे हैं जैसे कि रूल्स कि किस तरह वो डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है। मुख्तलिफ डिक्रीज हैं तो मुख्तलिफ ऑप्शन है। Where the decree is for any specific movable or for any share in a specific movable, it may be executed by the seizure if practicable of the movable or share and by the delivery thereof to the party to whom it has been adjudged or to such person as he appoints to receive delivery on his behalf, or by the detention in prison of the judgment debtor or by the attachment of his property or both। कि जो डिक्री है वो डिक्री है किसी खास स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक है, या किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में शेयर्स के हवाले से। तब से रूल 31 बता रहा है कि इस तरह की डिक्री कैसे एग्जीक्यूट हो सकती है। तो एक तरीका ये है कि वो जब्त कर ली जाए, हाथ में ले ली जाए, मूवेबल प्रॉपर्टी हाथ में ली जा सकती है, मसलन ज्वेलरी है, ज्वेलरी हाथ में ले ली गई, ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकेबल है तो।
प्रैक्टिकेबल का मतलब है कि सर्कमस्टेंसेस ऐसे है कि वो हाथ में ली जा सकती है, उसको कस्टडी में लिया जा सकता है, जब्त किया जा सकता है। तो और वो प्रॉपर्टी जब्त करके, क्योंकि डिक्री तो पास की हुई है कोर्ट की तरफ से और एग्जीक्यूशन का स्टेज है, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी जब्त करके हाथ में लेकर जो पार्टी है, जो डिक्री होल्डर है, उसको या उसकी तरफ से जो नॉमिनेटेड पर्सन है टू रिसीव द प्रॉपर्टी, उसको वो प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी जाएगी। एक तरह तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जो जजमेंट डेप्टर है उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, कैद में डाल दिया जाए। तीसरा तरीका ये है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करके सेल आउट कर दी जाए, ये तरीका है। या ये दोनों तरीके कौन से है कि उसको कस्टडी में भी लिया जाए, गिरफ्तार भी किया जाए और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जाए। दोनों तरीकों से फिर डिक्री अटैच सारी एग्जीक्यूट की जा सकती है। Secondly, where any attachment under sub rule 1 has remained in force for 6 months, if the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold, such property may be sold. कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच की गई एग्जीक्यूशन के लिए, उसके बावजूद उसने डिक्री ओबे नहीं की, तो ऐसी सूरत में डिक्री होल्डर अप्लाई कर सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है इसको सेल कर दिया जाए। Such property may be sold, and out of the proceeds the court may award to the decree holder in cases where any amount has been fixed by the decree to be paid as an alternative to delivery of movable property. Such amount, and in other case, such compensation as it thinks fit, and shall pay the balance to the judgment debtor on his application. तो वो प्रॉपर्टी सेल आउट कर दी जाएगी और उसमें से जो पैसे मिलेंगे वो पैसे पे किए जाएंगे जो डिक्री होल्डर है उसको, चाहे तो वो पेमेंट थी या अल्टरनेटिव रिलीफ था या कंपनसेशन थी, जो भी सूरतें थी, लेकिन उसको पैसे पे कर दिए गए और उसके बाद अगर कुछ पैसे बचे तो वो पैसे, बचे हुए पैसे जजमेंट डेप्टर को वापस किए जाएंगे। When the judgment debtor has obeyed the decree and paid all cost of executing the same which he is bound to pay, or where at the end of 6 months from the date of attachment no obligation to have the property sold had been made, इन 6 मंथ्स के दौरान अटैचमेंट जो प्रॉपर्टी अटैच की गई उस अटैचमेंट के 6 मंथ्स के दौरान अगर जजमेंट डेप्टर ने पेमेंट कर दी, ठीक है, डिक्री ओबे कर दी और जो अखराजात थे वो अखराजात भी अदा कर दिए, या ये कि अटैचमेंट को 6 माह गुजर गए हैं, डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन मूव नहीं की प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, या जो एप्लीकेशन को उन्होंने दाखिल की तो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, दी अटैचमेंट शैल सीज, ऐसी सूरत में अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। या तो डिक्री ओबे कर दी उसने, डिक्री ओबे कर दी तो भी अटैचमेंट का कोई मकसद नहीं रहा, अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। अगर डिक्री ओबे नहीं की लेकिन डिक्री होल्डर ने अप्लाई नहीं किया अटैच शुदा प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, या अप्लाई किया तो कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन रद्द कर दी, तो इस सूरतों में भी अटैचमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। Next rule है 32, decree for specific performance, for restitution of conjugal rights or for an injection, where the party against whom a decree for the specific performance of a contract or for restitution of conjugal rights or for an injunction has been passed has had an opportunity of obeying the decree and has willfully failed to obey it। कि जो डिक्री है वो डिक्री क्या है, जिस पार्टी के खिलाफ डिक्री पास की गई वो डिक्री है फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस की डिक्री होती है तो कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए डिक्री है, या रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स
अज़दवाजी जिंदगी के जो राइट्स हैं उनकी बहाली के लिए और फॉर एन इंजेक्शन के लिए, और इस डिक्री को ओबे करने के लिए, अमल करने के लिए जो जजमेंट डेप्टर है उसको मौका भी दिया गया, उसको टाइम भी मिला, लेकिन उसने उसको ओबे नहीं किया। The decree may be enforced in cases of a decree for restitution of conjugal rights by the attachment of the property. अज़दवाजी हकूक की बहाली के लिए जो डिक्री थी, तो उस डिक्री की जो है इन्फोर्समेंट किस तरह से होगी कि प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी, क्योंकि जो केस है, केस ये है, डिक्री ये है कि जो मियाँ बीवी है वो अपने हकूक अदा नहीं कर रहे, हस्बैंड जो है मसलन आउट ऑफ सिटी है या जॉब्स या कारोबार में बिजी है, घर नहीं आता, अखराजात वगैरह नहीं कर अदा करता वगैरह वगैरह, जो अज़दवाजी इसमें मेहरबानी अज़दवाजी हकूक में आते हैं, वो अज़दवाजी हकूक अदा नहीं कर रहा, तो ऐसी सूरत में अगर उस कोई कस्टडी में लिया जाए तो पर्पस तो हल नहीं होगा, तो लिहाजा इस डिग्री की इन्फोर्समेंट किस तरह से होगी कि उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। और इन द केस ऑफ a decree for the specific performance of a contract or for an injection, लेकिन अगर दूसरी जो डिक्री है वो है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए या इंजेक्शन के लिए, तो बाय द डिटेंशन इन प्रिजन और बाय द अटैचमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और बाय बोथ, तो ऐसी सूरत में उस डिक्री की इन्फोर्समेंट के लिए उसको प्रिजन में भी डाला जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा सकती है, दोनों तरीके भी इख्तियार किए जा सकते हैं। When the party against whom a decree for a specific performance or for an injunction has been passed is a corporation, अगर जिसके खिलाफ डिक्री पास की गई है वो कारपोरेशन है, द डिक्री में बी इन्फोर्स्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द कारपोरेशन, तो कारपोरेशन की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच करके डिक्री इन्फोर्स कराई जा सकती है, और with the leave of the court by the detention in prison of the directors or other principal officers thereof, or by both attachment and detention, या कोर्ट से इजाजत लेकर जो कारपोरेशन, जो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं या जो अदर प्रिंसिपल्स ऑफिसर्स हैं उनको गिरफ्तार करके या उनकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करके इस तरह से वो डिक्री इन्फोर्स की जा सकती है। Where any attachment under sub-rule 1 or sub-rule 2 has remained in force for 1 year, अब ये प्रॉपर्टी अटैच की गई और उस अटैचमेंट को 1 साल गुजर गया, if the judgment debtor has not obeyed the decree and the decree holder has applied to have the attached property sold, जजमेंट डेप्टर 1 साल अटैचमेंट को गुजर गया, जजमेंट डेप्टर ने जो है डिक्री को ओबे नहीं किया, डिक्री होल्डर ने अप्लाई किया है, कोर्ट में दरख्वास्त दी है कि इस अटैच्ड प्रॉपर्टी को सेल किया जाए, such property may be sold and out of the proceeds the court may award to the decree holder such compensation as it thinks fit and shall pay the balance to the judgment debtor on his application, तो कोर्ट डिक्री होल्डर की एप्लीकेशन पर उसकी प्रॉपर्टी सेल आउट कर देगी और उसमें से जो पैसे मिलेंगे वो जो डिक्री होल्डर है वो उसको पे किए जाएंगे और जो रिमेनिंग है वो जजमेंट डेप्टर को पे किए जाएंगे। Where the judgment debtor has obeyed the decree, अब दूसरी सिचुएशन है कि उसने डिक्री पर अमल किया है, ओबे किया है, and paid all costs of executing the same which he is bound to pay, और एक सारे अखराजात भी अदा कर दिए, or where at the end of 1 year from the date of the attachment no obligation to have the property sold has been made, or if made has been refused the attachment shall cease, या ये हुआ कि 1 साल गुजर गया, डिक्री होल्डर ने कोई एप्लीकेशन मूव नहीं की अटैच्ड प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए, और अगर एप्लीकेशन मूव की तो कोर्ट ने वो एप्लीकेशन रद्द कर दी, तो ऐसी सूरत में भी जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी। सब रूल 3 में था कि डिक्री ओबे नहीं कर रहा, कोर्ट डिक्री होल्डर ने एप्लीकेशन मूव की, कोर्ट ने एप्लीकेशन अलो कर दी, प्रॉपर्टी सेल हो गई, सेल में से जो पैसे मिले वो डिक्री होल्डर को अदा कर दिए गए और जो बच्चे वो जजमेंट डेप्टर को अदा कर दिए गए। सब रूल 4 बता रहा है दूसरी सिचुएशन को कि अगर वो डिक्री ओबे नहीं करता
सारी ओबे कर दी है उसने। फर्स्ट में था कि डिक्री ओबे नहीं करता, अब इसमें है कि ओबे कर दी है। जब ओबे कर दी है तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। दूसरी सिचुएशन के ओपे नहीं कर रहा लेकिन एप्लीकेशन भी नहीं आई डिक्री होल्डर की तरफ से। अगर एप्लीकेशन आई है तो कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया है, जो भी वजूहत हो रद्द करने के, तो ऐसी सूरत में अटैचमेंट जो है वो खत्म हो जाएगी। Where a decree for the specific performance of a contract or for an injection has not been obeyed, अगर जो डिक्री थी वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की थी और या इंजेक्शन की डिक्री थी और उसको ओबे नहीं किया गया, the court may, in lieu of or in addition to all or any of the process of force, direct that the act required to be done may be done so far as practicable by the decree holder। के रूल 5 में बताया जा रहा है कि डिक्री थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की या इंजेक्शन की थी और डिक्री ओबे नहीं हुई, तो कोर्ट अदर मामलात के अलावा ये डायरेक्ट कर सकती है कि इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाए, डिक्री पे अमल किया जाए। और ये डायरेक्ट कर सकती है किसको? डिक्री होल्डर को, कि इस हवाले से जो भी जरूरी इकदाम आए वो डिक्री होल्डर उठाए। और सम अदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, या इसके अलावा कोर्ट खुद कोई और पर्सन जो है उसको अपॉइंट कर सकती है। At the cost of the judgment debtor and upon the act being done, the expenses incurred may be ascertained in such manner as the court may direct and may be recovered as if they were included in the decree। और इस एग्जीक्यूशन में जो एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, उन एक्ट्स की परफॉर्मेंस में जो खराजात होते हैं वो डिटरमिन करने के बाद, असर्टेन करने के बाद वो भी रिकवर किए जाएंगे। किससे? जजमेंट डेप्टर से। बिल्कुल यूं समझा जाएगा कि ये अखराजात भी डिक्री का हिस्सा थे। रूल 33 में डिक्री फॉर discretion of court in executing decree for restitution of conjugal rights हैं। Notwithstanding anything in Rule 32, the court either at the time of passing a decree against a husband or for the restitution of conjugal rights or at any time afterwards may order that the decree shall be executed in the manner provided in this rule। एक तो वो था जो 32, रूल 32 में मेंशन था कि प्रॉपर्टी अटैच की जाएगी। अब ये रूल 33 बता रहा है कि उससे हटकर at the time of passing a decree against a husband for the restitution of conjugal rights, शोहर के खिलाफ अज़दवाजी हकूक की बहाली की डिक्री पास करते हुए या उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि डिक्री इस रूल में जो तरीका बताया गया है उसके मुताबिक एग्जीक्यूट की जाएगी। वो क्या तरीका है कि where the court has made an order under sub rule 1, it may order that in the event of decree not being obeyed within such period as may be fixed in this behalf, the judgment debtor shall make to the decree holder such periodical payments as may be just, and if it thinks fit, require that the judgment debtor shall to its satisfaction secure to the decree holder such periodical payments। तो कौन सा तरीका है कि जिस तरीके से डिक्री ओबे होगी, हाँ, डिक्री एग्जीक्यूट होगी कि अगर डिक्री ओबे नहीं होती उस टाइम पीरियड के अंदर जो कोर्ट फिक्स करती है, तो जजमेंट डेप्टर जो है वो डिक्री होल्डर को पीरियडिकल पेमेंट्स अदा करेगा। ठीक है। और कोर्ट इस अदायगी के लिए सेटिस्फेक्शन रिक्वायर कर सकती है कि डिक्री होल्डर को वो पेमेंट कर दी गई है।
The court may from time to time vary or modify any order made under sub-rule 2 for the periodical payment of money, either by altering the times of payment or by increasing or diminishing the amount. सब-रूल 3 बता रहा है कि कोर्ट वक्त ब वक्त अपने इस ऑर्डर में तब्दीली कर सकती है पेमेंट के हवाले से, और इस पेमेंट के हवाले से टाइम चेंज कर सकती है। ठीक है, जो पेमेंट है, जो अमाउंट पहले मेंशन किया था, उस अमाउंट में इंक्रीज कर सकती है, उसको कम भी कर सकती है, अदायगी का वक्त चेंज कर सकती है और may temporarily suspend the same as to the whole or any part of the money, या वक्त टेम्पररी तौर पे, आर्जी तौर पर यह अदायगी मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मुअत्तल भी कर सकती है। And again revive the same either wholly or in part as it may think fit, और बाद में उसको अगर उसने मुअत्तल कर दिया था तो बाद में उसको फुली या पार्टली उसको रेस्टोर भी कर सकती है। Any money ordered to be paid under this rule may be recovered as though it were payable under a decree for the payment of money। अब ये जो अदायगी का ऑर्डर किया गया है, ये इस तरह से रिकवरेबल होगा कि जिस तरह डिक्री जो थी वो डिक्री थी फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, उसके लिए वो डिक्री जिस तरह एग्जीक्यूट होती है और जिस तरह पैसे रिकवर होते हैं, तो ये पैसे भी इस तरह से रिकवर किए जाएंगे। इसमें ये जो वेरिएशन है, ये वेरिएशन का ताल्लुक जो है वो हालात से है। मसलन हस्बैंड जो है वो उसका दुकान है, ठीक है, अब उसने पेमेंट करना है और हुआ ये कि कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, दुकान बंद है। अब जब दुकान चल ही नहीं रहा तो वो पेमेंट कहाँ से करे? ठीक है ना, तो ऐसी सूरत में कोर्ट वो जो पेमेंट होना है वो टोटली भी सस्पेंड कर सकती है या पार्टली भी, कि चले भाई जहाँ 10,000 मंथली पे करना है तो 10,000 पे न करें, 5,000 पे करें। ठीक है, अब दुकान बंद था, दुकान बाद में रेस्टोर हो गया, लॉकडाउन खत्म हो गया, कारोबार चल रहा है, तो चलो जो अब 5,000 था तो अब 10,000 कर दिया है। दुकान बढ़ गया है, उसकी आमदनी बढ़ गई है, 10,000 से 15,000 कर दी है। ठीक है, इसी तरह से उसका ताल्लुक नौकरी से, भाई पहले नौकरी नहीं थी अब नौकरी में है, या पहले नौकरी में था अब नौकरी नहीं है, तो ऑब्वियसली उसका जो इनकम है वो भी अफेक्टेड होगी। तो कोर्ट अपने इस ऑर्डर में वेरिएशन कर सकती है। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, कोई सवाल हो तो पूछें। जी सर, अटैचमेंट के बाद जो पोजीशन होती है, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, तो उसके बाद पोजीशन होती है वो कोर्ट के पास चली जाती है, उसके जो है सारी के तरह पास। आवाज कट जाए पे और सलाम थोड़ा डाटा क्या है जो प्रॉपर्टी चैट में ताने सवाल लिखो।
अटैचमेंट में प्रॉपर्टी तो एक तरह से तो यूं समझे कि प्रॉपर्टी तो जहाँ होती है वहीं रहती है। जो मसलन इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसने मूव तो नहीं होना ना, फिजिकल मूव तो नहीं होना कि किसके पास चली जाए। अब अटैचमेंट का मकसद है कि उस पर फर्दर कुछ किया नहीं जा सकता, उसको सेल वगैरह नहीं किया जा सकता। अब वो कोर्ट के एक तरह से इख्तियार में है, कोर्ट के इख्तियार में है। जब तक कोर्ट उस पर कोई ऑर्डर न करे उस प्रॉपर्टी की सेल वगैरह कुछ नहीं हो सकती। अटैचमेंट का मकसद ये है। मसलन अगर ओनर के पास है तो ओनर तो जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, ठीक है। लेकिन जब प्रॉपर्टी अटैच हो गई तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट के बाद वो कोर्ट के इख्तियार में आ गई है, तो अब कोर्ट का जो ऑर्डर होगा उसको फॉलो किया जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।